सो बेटा आर्टिकल नंबर 22 कौन सी प्रोसेस है? एडियाबैटिक प्रोसेस, फिर एडियाबैटिक रेशो और फिर वर्क डन इन एडियाबैटिक रेशो। तो ये जो इक्वेशन आप 1 और 2 देख रहे हैं ये है वर्क डन, किसमें? एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो ये सारी बातें अभी हम पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? तो एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके दरमियान हीट ट्रांसफर नहीं होती। हीट ट्रांसफर नहीं होती मतलब ना सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगी ना सराउंडिंग सिस्टम को हीट देगी। तो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ये नहीं होता। तो देखो फिर एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है ड्यूरिंग विच, जिसके दरमियान देर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट की ट्रांसफर नहीं होती फ्रॉम और टू द सिस्टम, फ्रॉम और टू द सिस्टम मतलब ना सिस्टम सराउंडिंग को हीट देती है ना सराउंडिंग सिस्टम को हीट देती है। मतलब उदाहरण के तौर पे जैसी ये कौन है? एक सिस्टम है और ये कौन है? उसकी सराउंडिंग्स है। ओके, तो ना सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगी ना सराउंडिंग सिस्टम को हीट देगी, हीट ट्रांसफर नहीं होता। हाँ, तो देयरफॉर ये क्यू कितना आएगा रे बाबा रे? 0 आएगा। क्या आएगा? इसका एग्जाम्पल क्या है? तो फॉर एग्जाम्पल सडन बस्टिंग ऑफ टायर और बलून, अचानक रूप में टायर बस्ट होना या बलून बस्ट होना, टायर फूटना या बलून फूटना, ये किसका एग्जाम्पल है? एडियाबैटिक प्रोसेस का। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको मालूम है। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या फार्मूला है हमारे पास? Q इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू। सिस्टम अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो भाई ये जैसे, तो एक ये सिलेंडर है, इसमें ये गैस भरी हुई है, गैस यानी ही कौन है? वो सिस्टम है, और ये कौन है? पिस्टन है, और ये सिलेंडर। ओके, हाँ, तो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। अब इसमें ना सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे रही है ना सराउंडिंग सिस्टम को हीट दे रही है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? बताओ। Q इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू। Q यानी जो हीट सप्लाई की जाती है, डी यू यानी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और डब्ल्यू यानी वर्क डन। और लेकिन Q कितना है? 0 है। Q कितना है? क्योंकि ना तो सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे रही है ना ही सराउंडिंग सिस्टम को, तो Q की वैल्यू क्या रखी? 0। इक्वल टू वैसे ही ये डी यू प्लस डी डब्ल्यू, वैसे ही तो ये डी यू जो है इधर लाए तो क्या आएगा? माइनस डी यू इक्वल टू डब्ल्यू। लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट। तो क्या आ गया? डब्ल्यू वर्क डन का फॉर्मूला माइनस डी यू, है ना? यस। अभी सामने जो हमें देखना है टर्म ये है एडियाबैटिक रेशो। तो ये देखो एडियाबैटिक रेशो ये गैमा से डिनोट किया जाता है। किससे? गैमा। ये गैमा, ये गैमा इस प्रकार से। क्लियर? जैसे अल्फा बीटा गैमा हम बोलते हैं। ओके, हाँ, तो वो गैमा से डिनोट किया जाता है। और ये जो गैमा है ये बेटा ये है उसका फॉर्मूला एडियाबैटिक रेशो का। गैमा इक्वल टू सीपी बाय सीवी। सीपी है, ये देखो सीपी और सीवी।
तो ये Cp यानी मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv यानी मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इनका क्या है बेटा, ये रेशो है, क्या है। तो फिर इसी फॉर्मूले से हमें डेफिनेशन मिलेगी, कैसी मिलेगी बताओ बर। रेशो है ना रे, ये क्या है, रेशो है, यस रेशो है। तो जैसे मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ कि ये मैथ्स में a अपॉन बी, इसको अगर आप रेशो के रूप में लिखोगे तो क्या होगा रे बताओ बर, ये रेशो ऑफ a टू b है ना। तो जब अपॉन को टू बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अगर आप शब्द कौन सा यूज करो, रेशो, तो a अपॉन बी यानी क्या हो गया, रेशो ऑफ a टू b। हाँ, तो उसी प्रकार से डेफिनेशन आएगी इजीली। तो क्या है बताओ बर फिर, द रेशो ऑफ, ये देखो द रेशो ऑफ, किसका रेशो रे, ये देखो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, Cp यानी मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। टू अपॉन को क्या बोला जाता है, टू Cv यानी रे मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एडियाबैटिक रेशो। तो फिर से आप इस फॉर्मूले से मुझे डेफिनेशन बताओ, द रेशो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू यानी इज कॉल्ड एज गैमा यानी एडियाबैटिक रेशो। तो उसका वही फार्मूला कि ये एडियाबैटिक रेशो इक्वल टू क्या, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर अपॉन मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी गैमा इक्वल टू Cp बाई Cv। अब एक बात ख्याल में रखो कि इन एडियाबैटिक प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में, द टेम्परेचर एंड इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोथ चेंज, दोनों चेंज होती है। कौन, टेम्परेचर भी चेंज होता है और इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती है उस सिस्टम की। ओके, अब मैं लगातार आपको कंटिन्यूअसली एक बात बताते आ रहा हूं कि ये जो du है ना, du यानी रे चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना, मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो हमारे पास फार्मूला है, वी हैव du इक्वल टू, क्या फार्मूला है हमें, हमारे पास n इंटू Cv इंटू dt, n यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, यानी सिस्टम के नंबर ऑफ मोल्स, Cv यानी अभी बताया मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, dt यानी चेंज इन टेम्परेचर, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब नाउ देखो टोटल वर्क डन, ये देखो वही हमें फाइंड करना है ना, अभी क्या फाइंड करना है बोलो, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम v1 टू v2, फ्रॉम v1 टू v2। फिर से बताओ, W total work done is equal to integration of dW from V1 to V2। इसका मतलब समझ लो, ये W यानी टोटल वर्क डन, dW यानी छोटा सा वर्क डन। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, आप पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं, यस, मतलब वर्क कर रहे हैं, तो पूरे साल भर आपको वर्क करने के लिए क्या करना पड़ता है, हर दिन वर्क करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है ना हर दिन। तो हर दिन आप dW ये थोड़ा 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 वर्क करते हो, मतलब थोड़ी 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 पढ़ाई करते हो, और इन सारे दिनों की पढ़ाई को फिर क्या करते हैं हम, इंटीग्रेट यानी एडिशन यानी समेशन। तो फिर क्या होता है, पूरे साल भरे का वर्क, तो साल भर आपने मेहनत की, साल भर वर्क किया, उसी आधार पे आप क्या करते हो, पेपर देते हो, है कि नहीं। हाँ, तो ये W यानी टोटल वर्क डन, W यानी टोटल वर्क डन यानी आपकी पूरे साल भरे की मेहनत, और dW यानी छोटा सा वर्क डन, छोटा सा वर्क डन यानी एक दिन की मेहनत। अच्छा मुझे बताओ, ये जो वर्क डन हो रहा है तो इसमें वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, V1 टू V2 चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ, तो V1 यानी इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम और V2 यानी फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। तो फिर से बताओ W इक्वल टू क्या,
इंटीग्रेशन dw फ्रॉम v1 टू v2। और लेकिन dw का फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया ना, dw क्या होता है, p इंटू dv है ना, p यानी प्रेशर, dv यानी चेंज इन वॉल्यूम। तो देखो फिर dw जो है उसकी जगह क्या रखा, p dv, इंटीग्रेशन वैसे ही और लोअर लिमिट v1 अपर लिमिट v2 वैसे ही। लेकिन अभी जो आप देखेंगे प्रेशर, ये देखो P का फॉर्मूला है, मतलब P की वैल्यू आती है, P का फॉर्मूला आता है C अपॉन वी टू दी पावर गैमा। अभी बताया ना गैमा क्या, ये एडियाबैटिक रेशियो है ना। हाँ, तो C अपॉन वी टू दी पावर गैमा, dv वैसे ही, इंटीग्रेशन वैसे ही, v1 v2 लोअर और अपर लिमिट वैसे ही। आप बोलेंगे सर P की वैल्यू आपने C अपॉन वी टू दी पावर गैमा कैसे रखी, तो इधर साइड वर्क में देखो, इन एडियाबैटिक प्रोसेस एक फार्मूला अच्छी तरह से दिमाग में फिट करो, कौन सा, P इंटू वी टू दी पावर गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बोलो फिर से, P यानी प्रेशर इंटू V यानी वॉल्यूम टू द पावर गैमा, गैमा यानी बार बार बता रहा हूं एडियाबैटिक रेशो। तो P इंटू वी टू दी पावर गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सिर्फ V का पावर में गैमा है, P के पावर में नहीं है। तो ये फिर से फार्मूला बोलो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, P इंटू वी टू दी पावर गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो P इंटू वी टू दी पावर गैमा वैसे ही, इक्वल टू वैसे, और कांस्टेंट को हम क्या रख रहे, C रख रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे तो फिर P वैसे ही, इक्वल टू वैसे, C वैसे, और वी टू दी पावर गैमा इधर लाया, तो बताओ बरा P का फॉर्मूला में क्या मिला, C अपॉन वी टू दी पावर गैमा। और तो P की वैल्यू ये C अपॉन वी टू दी पावर गैमा यहाँ रख सकता हूँ ना, है या ना। हाँ, तो वही P की वैल्यू हमने रखी C अपॉन वी टू दी पावर गैमा, dv वैसे ही, इंटीग्रेशन वैसे ही, लोअर लिमिट v1 अपर लिमिट v2 वैसे ही। कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन उसको बाहर निकाल देता है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट टर्म को अपने अंदर नहीं रखता, उसको क्या कर लेता है, बाहर निकाल देता है। तो C को बाहर निकाला तो फिर बचा क्या, तो आप बोलेंगे सर ये इंटीग्रेशन वैसे ही, और वी टू दी पावर गामा डिनोमिनेटर में था ना रे, आप लेके गए तो क्या होगा, वी टू दी पावर माइनस गामा, dv वैसे ही, ये लोअर लिमिट v1 और अपर लिमिट v2 वैसे ही। क्लियर क्या बोलो, फिर C वैसे ही, और अभी ये बरोबर ध्यान दो, v टू दी पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन करते वक्त पावर एक से बढ़ाना, और जो टर्म आए वही डिनोमिनेटर में लिखना। हाँ, और जब तक ये इंटीग्रेशन है तब तक ये dv है, dv यानी इंटीग्रेशन ऑफ dv, जब तक इंटीग्रेशन है तब तक dv है। इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ तो dv भी उसके साथ चला जाता है, क्या होता है, चला जाता है। तो v टू द पावर माइनस गैमा, v टू द पावर माइनस गैमा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, v टू द पावर माइनस गैमा प्लस 1। इंटीग्रेशन में क्या ऐड करना पड़ता है, प्लस 1, हाँ पावर में, ये देखो, तो v टू द पावर माइनस गैमा प्लस 1, और जो ये पावर आया वही रे डिनोमिनेटर में, तो ये देखो माइनस गैमा प्लस 1। तो इंटीग्रेशन हो गया सॉल्व, dv भी उसके साथ चला गया। फिर आप बोलेंगे सर इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ तो फिर लोअर और अपर लिमिट का क्या करें, वो तो बेचारे अनाथ हो गए, क्या हो गए, लेकिन हम उनको अनाथ नहीं होने देंगे। क्या करना होता है, यहां पे ही स्क्वायर ब्रैकेट करना, और ये लोअर लिमिट लोअर और अपर लिमिट अपर लिखना। टेक्निक क्लियर क्या, यस। तो फिर अभी देखो सर C ऑलरेडी है, और ये डिनोमिनेटर में सर, डिनोमिनेटर में माइनस गैमा, ये देखो माइनस गैमा प्लस 1, यानी ही रे 1 माइनस गैमा, ये बाहर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे तो बचा क्या, v टू द पावर माइनस गैमा प्लस 1, लोअर लिमिट वैसे ही, अपर लिमिट वैसे ही। तो फिर ये टर्म वैसे ही रखा है, C अपॉन 1 माइनस गैमा, और ये देखो v का पावर माइनस गैमा प्लस 1 है कि नहीं। तो अगर ये टर्म हमने नीचे डिनोमिनेटर में लाया तो उसका पावर क्या हो जाता है रे, रिवर्स, मतलब ऊपर कुछ भी नहीं, यानी 1। क्लियर है बाबा, अपॉन, हाँ v टू दी पावर,
जो माइनस गामा था तो क्या होगा प्लस गामा, और जो +1 था वो -1, और ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट जैसे थे। क्लियर बाबू? हाँ, तो ये C/1 - गामा वैसे ही। अब आपको कुछ नहीं करना, इस v की जगह अपर लिमिट v2 रखना है, फिर माइनस, और इसी v की जगह लोअर लिमिट v1 रखना है। तो क्या होगा बताओ? 1 वैसे ही v की जगह v2 टू द पावर गामा -1, -1 वैसे ही v की जगह लोअर लिमिट v1 टू द पावर गामा -1। हाँ, फिर मैं इधर लिख रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही w इक्वल टू, अच्छा अभी जो c है बेटा, हम ये अंदर ब्रैकेट को दे देंगे, मतलब इस टर्म को भी देना पड़ेगा और इस टर्म को भी देना पड़ेगा, है ना। तो c हमने अंदर लिया तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी 1 बचा, अपॉन 1 - गामा, तो ये 1/1 - गामा। c अंदर लिया तो यहाँ भी मिल गया, ये है ना, अपॉन v2 टू द पावर गामा -1 माइनस c, यहाँ भी आ गया, तो c/v2 v1 टू द पावर गामा -1, तो 1/1 - गामा वैसे ही। और c कांस्टेंट की वैल्यू बेटा, ये बरोबर ध्यान दो, कांस्टेंट की वैल्यू ये रे बाबू रे, p2 v2 टू द पावर गामा अपॉन v2 टू द पावर गामा -1 वैसे, माइनस यहाँ c की वैल्यू p1 v1 टू द पावर गामा अपॉन ये v1 टू द पावर गामा -1 वैसे ही। आपका प्रश्न, सर c की वैल्यू p2 v2 टू द पावर गामा यहाँ कैसे रखी सर, और यहाँ c की वैल्यू p1 v1 टू द पावर गामा कैसे रखी, बताता हूँ। ये देखो बरा रे बाबा, ऊपर साइड वर्क में मैंने आपको बताया, क्या बताया रे बाबा रे, pv टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, बरोबर, pv टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में p इंटू वी टू द पावर गामा क्या रहता है, कांस्टेंट। मतलब वो जो एडियाबैटिक प्रोसेस है वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक ये जो प्रोडक्ट है p और v का पावर गामा, ये चेंज होता है क्या, नहीं। तो अगर दो केसेस के लिए मैं इसको लिखूं तो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर इनिशियल स्टेट के लिए p के जगह p1, v के जगह v1 टू द पावर गामा इक्वल टू सर फाइनल स्टेट के लिए p के जगह सर p2, v के जगह v2 टू द पावर गामा। ये बदलता है क्या, नहीं, मतलब क्या रहता है, कांस्टेंट, है ना। अरे तो c की वैल्यू ये भी आ गई और c की वैल्यू ये भी आ गई, बरोबर। तो इसलिए c की वैल्यू ये p2 v2 टू द पावर गामा यहाँ रखी, और यहाँ c की वैल्यू p1 v1 टू द पावर गामा ये रखी। अब बोलेंगे सर यहाँ ये क्यों रखी p2 v2 टू द पावर गामा, और यहाँ p1 v1 टू द पावर गामा क्यों रखी, अरे ये जो डिनोमिनेटर है v2 के रूप में है ना, इसलिए ये p2 v2 टू द पावर गामा, और यहाँ डिनोमिनेटर v1 के रूप में है ना, इसलिए यहाँ c की वैल्यू क्या रखी, p1 v1 टू द पावर गामा। क्लियर क्या? हाँ, तो अब मुझे सोच के बताओ, ये w जो है ये वैसे ही, ये w वैसे ही इक्वल टू वैसे ही 1/1 - गामा वैसे ही। देखो ये p2 बचा, और ये v2 टू द पावर गामा और v2 टू द पावर गामा -1 है कि नहीं। और ये v2 टू द पावर गामा और ये v2 टू द पावर गामा -1 डिवीजन ना, ये देखो। हाँ, तो क्या होगा मुझे बताओ बरा ये, तो आप बोलेंगे सर v2 टू द पावर गामा है ना, और ये अप लेके जाएंगे तो माइनस गामा -1 है या ना। हाँ, तो क्या आया बताओ बरा फिर, सर v2 गामा माइनस गामा माइनस माइनस +1, गामा माइनस गामा कैंसल, तो v2 टू द पावर 1 यानी क्या रे, v2। हाँ, अरे बाबा, तो ये p2 और ये जो टर्म है रे, ये कौन रे, v2 माइनस, इसी प्रकार से ये p1 और ये जो टर्म है v1 टू द पावर गामा अपॉन v1 टू द पावर गामा -1, ये क्या हो जाएगा, v1, है या ना। बोलो, बता देता हूँ लगे तो फिर से, कि ये v1 टू द पावर गामा और ये v1 टू द पावर गामा -1 अप लेके गए तो ये पावर है या ना, माइनस, अरे गामा पावर और ये अप लेके गए तो माइनस गामा -1, तो ये v1 गामा माइनस गामा माइनस माइनस +1, गामा माइनस गामा कैंसल, तो v1 टू द पावर 1 यानी v1, है या ना।
तो ये P1 और ये रे V1। क्लियर? तो ये आ गया रे बेटा एक्सप्रेशन वर्क डन का कौन सी प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में। एक फार्मूला हुआ इसलिए इक्वेशन 1। अब आपको मालूम है आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल टू nRT, है ना। तो फाइनल स्टेट के लिए क्या होगा, P2V2 इक्वल टू nRT2। n और r बदलेंगे नहीं, n यानी नंबर ऑफ मोल्स और r यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट रहते, वो बदलते नहीं। और वही एंड इनिशियल स्टेट के लिए क्या होगा, P1V1 इक्वल टू nRT1, है ना। तो फिर मुझे बताओ बरा, ये P2V2 की वैल्यू क्या रे, nRT2, ये P1V1 की वैल्यू क्या रे, nRT1 रखो बरा। तो W वैसे इक्वल टू वैसे 1/1 माइनस गैमा, और P2V2 की जगह रे nRT2 माइनस P1V1 की जगह रे nRT2। तो nr क्या है रे, ये कॉमन निकलता है, तो W वैसे इक्वल टू वैसे ही ये nr कॉमन है ना, nr इंटू 1 यानी nr/1 माइनस गैमा। तो यहाँ बचा क्या रे, T2 माइनस T1। ये इक्वेशन 2 वही इक्वेशन है, लेकिन ये टेम्परेचर के रूप में है। पहला वाला प्रेशर और वॉल्यूम के रूप में है, दूसरा वाला टेम्परेचर के रूप में है। क्लियर क्या? तो ये हो गया वर्क डन किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो मैंने आपको 4 प्रकार की प्रोसेसेस बताई और उसमें होने वाला वर्क डन बताया। पहली कौन सी प्रोसेस बताई, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें का वर्क डन बताया मैंने इसके पहले लेक्चर्स में, वीडियोस में। W इक्वल टू 2.303 nRT V2/V1 टू द बेस 10, या इसी को प्रेशर के रूप में लिखा जाता है W इक्वल टू 2.303 nRT log P1/P2 टू द बेस 10। दूसरी प्रोसेस मैंने आपको बताई आइसोबैरिक प्रोसेस, उसमें भी वर्क डन बताया। तीसरी प्रोसेस बताई आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना, उसमें भी मैंने आपको, उसमें वर्क डन क्या रहता है, 0 रहता है। और चौथी है कौन सी, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इसमें एक बात जो है कि इसकी पीवी डायग्राम कैसे रहती है, इसकी पीवी डायग्राम कैसे रहती है। तो पीवी डायग्राम में अगर यहाँ पे बताऊँ तो देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट 0 0। एक्स एक्सिस पे हम लेंगे वॉल्यूम, वाई एक्सिस पे लेंगे प्रेशर। तो ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस ये ऐसी होती है रे बेटा, इस प्रकार से स्टेट और ये फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट पे प्रेशर P1 वॉल्यूम V1, फाइनल स्टेट पे प्रेशर P2 वॉल्यूम V2। तो अगर आप बोलेंगे सर ये प्रेशर, इनिशियल प्रेशर कैसे दिखाएंगे, तो ये देखो बेटा, ये हो गया इनिशियल प्रेशर P1 और ये हो गया रे बेटा इनिशियल वॉल्यूम V1, और ये 2 पे देखो, ये हो गया फाइनल प्रेशर P2 और ये हो गया फाइनल वॉल्यूम V2। क्लियर क्या? ओके।